हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मर्दानी 3 मूवी की पूरी स्टोरी को। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्टिंग करते हैं एक्सप्लेनेशन की। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ औरतों को देखते हैं जिन्हें किडनैप किया जा चुका होता है। उनके मुंह कवर होते हैं और उनसे जबरदस्ती ड्रग के पैकेट्स निकलवाए जा रहे होते हैं। प्लान ये होता है कि अगले दिन इन्हें बॉर्डर पार करवाया जाए और इसी पूरे ऑपरेशन के बीच हमें शिवानी शिवाजी रॉय की मौजूदगी दिखाई देती है। शिवानी भी उन्हीं औरतों के बीच होती है और उसका चेहरा कवर रहता है। तभी एक औरत के साथ कुछ क्रिमिनल्स जबरदस्ती करने लगते हैं। शिवानी खुद को रोक नहीं पाती और बीच में खड़ी होकर फाइट स्टार्ट कर देती है। वो अकेले ही उन सारे किडनैपर्स को मारने लगती है और उस औरत को बचा लेती है। इसी दौरान उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है उसके लोकेशन को ट्रैक करते हुए, और अब सभी क्रिमिनल्स को वहीं पर पकड़ लिया जाता है और सारी औरतों को सुरक्षित छुड़ा लिया जाता है। और अब यहीं से मूवी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। इसके बाद हमें 2 छोटी लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि खेल रही होती हैं। तभी कुछ गुंडे अचानक उन्हें किडनैप करके वहां से ले जाते हैं और अब सीन बुलंदशहर पर शिफ्ट होता है, जहां पता चलता है कि ये पूरा कांड वहीं से जुड़ा है। और यहीं पर रिवील होता है कि किडनैप की गई लड़कियों में से एक रोहानी यानी अम्बेसडर की बेटी होती है, जबकि दूसरी उसी फार्म हाउस के केयर टेकर की बेटी झुमरी होती है। और इसी बीच अम्बेसडर अपने फोन पर शिवानी से जुड़ी न्यूज देख रहा होता है। उस न्यूज में शिवानी ने किडनैप की गई औरतों को बचाया था और उसे देखकर वो डिसाइड करता है कि उसकी बेटी का केस भी वो शिवानी को ही दिलवाएगा। अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस के चलते ये स्पेशल रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और उसे भरोसा होता है कि शिवानी ही इस केस को हैंडल कर सकती है और उसकी बेटी को सुरक्षित वापस ला सकती है। इसके बाद शिवानी को इस केस के लिए बुलंदशहर पोस्टिंग दे दी जाती है और उसे बुलंदशहर भेजा जाता है। शिवानी बुलंदशहर पहुंचती है और उस जगह का मुआयना करती है जहां से बच्चियों को किडनैप किया गया था, और वो पूरे क्राइम स्पॉट को ध्यान से चेक करती है और वहाँ की सारी सिचुएशन को समझ लेती है। इसके बाद शिवानी अम्बेसडर से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाती है। क्राइम स्पॉट को देखते हुए शिवानी को पता चलता है कि किडनैप के वक्त एक बच्ची ने गुंडों से काफी हाथापाई की थी और बचने की भी कोशिश की थी, और वहीं उसे एक छोटी बच्ची की डॉल भी मिलती है जो कि फार्म हाउस के केयर टेकर की बेटी झुमरी की थी। ये सब देखने के बाद शिवानी का मानना होता है कि किडनैप जानबूझकर रोहानी के लिए नहीं किया गया, बल्कि गलती से भी वो उठा ली गई है। अगर किडनैपर्स को पता होता कि वो एक अम्बेसडर की बेटी है तो शायद उसे किडनैप ही नहीं किया जाता। अब उसका सीनियर उसे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जिस पर शिवानी कहती है कि किडनैपर्स ने दोनों बच्चियों को उठाया है। अगर उनका टारगेट सिर्फ रोहानी होती तो वो झुमरी को नहीं उठाते। एंड वो सेकंड रीजन ये भी देती है कि अगर रोहानी को उन्होंने जानबूझकर उठाया होता तो फिरौती के लिए अब तक उनका फोन आ गया होता। और वो तीसरी वजह देती है कि रोहानी और झुमरी एक साथ मिट्टी में खेल रही थी और दोनों दिखने में किसी गरीब गाँव की बच्चियां लग रही होंगी, और इसीलिए गलती से रोहानी को भी उठा लिया गया। रोहानी का कहना होता है कि किडनैपर्स काफी पेशेवर हैं और बच्चियों को लेकर अभी तक तो वहाँ से कल्टी मार लिए होंगे। और वो ये भी कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर वो खुद फिरौती के लिए कॉल नहीं करेंगे तो उन्हें कॉल करने पर मजबूर किया जाएगा। इसके बाद शिवानी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर यह खबर निकाल देती है कि रोहानी अम्बेसडर की बेटी का किडनैप हो गया है और जो कोई भी उसकी जानकारी देगा उसके लिए 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। खैर, इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अम्मा पर, जो इस मूवी की विलेन है। पता चलता है कि ये पूरी लड़कियों की किडनैपिंग की रैकेट चलाती है। पहले वो बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा किया करती थी और अब उसने एक नया काम स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। वो लगभग 8 से 9 साल की लड़कियों को किडनैप करवाती थी और ये सारी लड़कियां गरीब परिवारों से रिलेटेड होती थी, ताकि पुलिस इस पर अच्छी तरह कोई कार्रवाई ना कर पाए और वो कभी भी पुलिस की रडार में ना आ पाए। इसके बाद हमारा सीन जाता है उन किडनैपर्स के ऊपर जिन्होंने उन लड़कियों को उठाया था, और वो उन लड़कियों को अम्मा के आदमियों को 10-10 लाख रुपए में बेच कर वहाँ से चले जाते हैं। एंड अब वो चारों किडनैपर्स एक ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि किसी अम्बेसडर की बेटी को किडनैप किया गया है और जो भी उसकी जानकारी देगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। और ये देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है और अब वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो वापस से अम्मा के आदमियों से उन लड़कियों को छुड़ा कर ले आएंगे और उनके पिता से 2 करोड़ रुपए वसूलेंगे। वहीं हमारा सीन जाता है उन दोनों लड़कियों पर, यानी झुमरी और रोहानी पर। उनका कुछ टेस्ट किया जा रहा था, यानी अम्मा के गुंडे उनका कुछ चेक कर रहे थे और यहाँ पर झुमरी का रिजल्ट नेगेटिव आता है और रोहानी का पॉजिटिव आता है। यहाँ पर इन दोनों बच्चियों का क्या टेस्ट किया गया था ये हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। और अब वो दोनों का टेस्ट कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर वो किडनैपर्स आ जाते हैं और रोहानी को वहाँ से छुड़ा कर ले जाते हैं। यहाँ दोनों गैंगों में काफी गोलीमारी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है और फाइनली अम्मा के सारे गुंडे मारे जाते हैं। उनका केवल एक ही बंदा बचता है। देन वो तुरंत अम्मा के लिए कॉल करता है और उसे बताता है कि उन किडनैपरों ने उसके साथ गद्दारी की है। वो झुमरी को छोड़कर रोहानी को वहाँ से ले गए और अब केवल झुमरी उनके पास बची है। एंड वो ये भी बताता है कि झुमरी का टेस्ट नेगेटिव आया है और रोहानी का पॉजिटिव था, जिस पर अम्मा कहती है कि तुम जल्दी से झुमरी को मेरे पास लेकर
आओ। वहीं दूसरी तरफ वो किडनैपर्स एम्बेसडर को कॉल करके 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखते हैं और इसी बीच शिवानी उनका कॉल ट्रेस कर लेती है। कॉल दिल्ली से होता है और शिवानी की टीम तुरंत वहां पर निकलती है, लेकिन टीम पहुंचने से पहले ही किडनैपर रूहानी को लेकर वहां से भाग चुके थे। खैर, अब शिवानी के पास दूसरा मौका आता है। एम्बेसडर बताई हुई लोकेशन यानी मेट्रो स्टेशन पर 2 करोड़ रुपए लेकर पहुंचता है और इसी बीच शिवानी और उसकी पूरी टीम भी उसे ट्रैक कर रही होती है। तभी एम्बेसडर के पास उन किडनैपरों का कॉल आता है पैसे रखने के लिए। वो कहता है कि पहले वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करेगा, तभी पैसे उनकी बताई हुई जगह पर रखेगा। और जैसे ही वो वीडियो कॉल पर बात करता है तो शिवानी उसके बैकग्राउंड को देखकर पहचान लेती है कि वो किस जगह पर है। शिवानी और उसकी टीम तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ना तो उन्हें किडनैपर मिलते हैं और ना ही रूहानी मिलती है। अब यहाँ पर शिवानी को समझ में आ जाता है कि जो वीडियो कॉल में जिसकी बेटी को दिखाया गया था वो पहले से ही रिकॉर्ड किया गया था। असल में वो किडनैपर पैसे भी लेकर चले जाते हैं और रूहानी को भी ले जाते हैं और इस दौरान शिवानी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। देन हम देखते हैं वो किडनैपर्स रूहानी को लेकर स्टेशन से बाहर निकल ही रहे होते हैं, तभी एक लेडी कांस्टेबल उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करती है, लेकिन वो उसके सिर पर वार करते हैं और वहां से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उस लेडी कांस्टेबल को काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्न आता है। उन चारों किडनैपर्स में से एक किडनैपर शिवानी के हाथ लग जाता है और अब पुलिस उसकी काफी अच्छे से पूछताछ करती है। और अब शिवानी उससे पूछताछ करती है तो वो उससे बताता है कि वो लड़कियों को किडनैप करके अम्मा के लिए बेचते थे एंड वो कहता है अम्मा भिखारियों का माफिया चलाती है और इससे पहले भी वो अम्मा के लिए बहुत सारे बच्चों को सप्लाई कर चुके हैं। एंड वो आगे कहता है लेकिन इस बार अम्मा को कुछ अलग ही चाहिए था। वो 8-9 साल की गरीब घरों की लड़कियों को किडनैप करवाना चाहती थी ताकि उनके घर वाले ज्यादा शोर न मचा पाए। वो ये भी बताता है कि अम्मा हर बच्चे के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देती थी पहले, लेकिन इस बार वो हर लड़की के लिए 10 लाख रुपए दे रही थी। एंड वो ये भी बताता है कि अब तक वो लोग अम्मा को 60 लड़कियां दे चुके हैं। एंड वो कहता है रूहानी को तो अम्मा के आदमी से छुड़ा कर ले आए थे 2 करोड़ रुपए के चक्कर में, लेकिन झुमरी वहीं पर है। और अब ये सुनने के बाद शिवानी अपनी टीम से कहती है कि पिछले 3 महीनों में जितनी भी 8-9 साल की लड़कियां गायब हुई हैं उन सबकी एक लिस्ट तैयार करो। और इसके बाद शिवानी उस लेडी कांस्टेबल से मिलती है जिसे चोट लगी थी, उसका नाम होता है फातिमा। शिवानी फातिमा को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है क्योंकि उसने उन तीनों किडनैपर्स के चेहरे देखे थे। और अब शिवानी को पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में गायब हुई लड़कियों की सूची बहुत लंबी है। वो पहले केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सोच रही थी, लेकिन असल में ये नेशनल लेवल का खेल था। लड़कियां पूरे देश से गायब हो रही थी। और अब शिवानी अपनी टीम के साथ डिस्कस करती है और कहती है इतनी सारी लड़कियों को 3 महीनों में किडनैप किया गया, लेकिन इनमें से कोई भी रेलवे स्टेशन या कहीं भी भीख मांगती हुई क्यों दिखाई नहीं दी। वो कहती है कि मतलब साफ है अम्मा इस बार कुछ बड़ा और खतरनाक प्लान कर रही थी, भीख मंगवाने से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा। वहीं दूसरी तरफ अम्मा को भी पता चल जाता है कि किसी एम्बेसडर की बेटी को किडनैप किया गया है और शिवानी उसके पीछे लग चुकी है। और अम्मा भी अब अलर्ट हो जाती है और उसके सारे आदमी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन शिवानी यहाँ पुलिस के खबरियों को अलर्ट कर देती है और कहती है अगर अम्मा के किसी भी आदमी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत ही उसे इन्फॉर्म किया जाए। और देन हमारा सीन शिफ्ट होता है शिवानी के हस्बैंड पे, जो कि एक डॉक्टर होते हैं और वो उसे मिलने के लिए बुलंदशहर पर आए हुए थे। खैर, शिवानी को अपनी खबरियों से पता चलता है कि अम्मा के 2 आदमी एक ढाबे पर देखे गए हैं और शिवानी अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। अब वो वेट करने लगती है। उसका प्लान था कि जैसे ही वे अम्मा तक जाएंगे वो उनका पीछा करते हुए सीधे अम्मा तक पहुंच जाएगी। और अब दोनों आदमी उस ढाबे से निकलकर सीधा आगे बढ़ते हैं और शिवानी भी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करती है। लेकिन वो दोनों अम्मा के पास नहीं जाते, वो किसी NGO में जाकर किसी को शूट कर देते हैं। तभी शिवानी वहां पर पहुंचती है और दोनों को मार देती है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो रामानुज को मारने के लिए आए थे। तो गाइस, रामानुज पहले न्यूयॉर्क में एक स्टॉक ब्रोकर रह चुका था। उसने अपने अनुभव और संसाधनों का इस्तेमाल करके एक ट्रस्ट बनाया था जो कि बैगर माफिया और बच्चों के किडनैप रैकेट के खिलाफ काम करता है। यह ट्रस्ट पीड़ित बच्चों को बचाता है और उन्हें रिहेबिलिटेट करता है। इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्थ केयर शामिल है। रामानुज ने इस काम में काफी खतरों का सामना किया है और उसके बहुत सारे दुश्मन थे। उस पर 3-4 बार हमला भी हुआ है, लेकिन कभी भी उसने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिया। शिवानी उससे मिलती है जिस पर वो उसे कहती है तुम्हें तो बैगर माफिया के बारे में काफी कुछ पता होगा। रामानुज कहता है हाँ, वो अम्मा को भी जानता है। देन उसके बाद शिवानी उससे हाथ मिला लेती है और वो इस पूरे केस में शिवानी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। शिवानी, रामानुज और उसकी पूरी टीम मिलकर जगह जगह छापेमारी करती है और कई सारे बच्चों को आजाद करा लिया जाता है, यानी उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिवानी को अपने खबरियों के द्वारा खबर मिलती है कि किडनैपर्स जिन्होंने झुमरी और रूहानी को किडनैप किया था, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए मांगे थे, उन्हें एक जुए के अड्डे पर देखा गया है। और शिवानी अपनी पूरी टीम के साथ तुरंत उस अड्डे पर पहुंच जाती है। वहाँ पर शिवानी के साथ रामानुज और फातिमा भी होती है और वो तीनों उस अड्डे के अंदर घुस जाते हैं। तभी किडनैपर्स को पता चलता है और चारों तरफ गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। रूहानी को भी उसी अड्डे पर किडनैपर्स के साथ रूम में रखा गया था। नीचे शिवानी और फातिमा किडनैपर्स से लड़ रही होती हैं। तभी रामानुज ऊपर जाकर रूहानी को बचाने की कोशिश करता है और एक किडनैपर को वहीं पर शूट कर देता है, लेकिन फिर वही रूहानी का मुंह दबाकर उसे जान से मार देता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, एक्चुअली रामानुज भी असल में अम्मा के साथ मिला हुआ था। जब शिवानी उस कमरे में पहुंचती है तो वो शिवानी के सामने नाटक करता है और कहता है कि तब तक मैं यहाँ पर आया तब तक किडनैपर्स ने रूहानी को मार दिया था। और अब शिवानी
शिवानी रोहानी की मौत से पूरी तरीके से टूट जाती है। अम्मा शिवानी के लिए कॉल करके उससे उसकी कीमत पूछती है, जिस पर शिवानी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारा सीन शिफ्ट होता है रामानुज पर, जो कि अम्मा से मिलने के लिए चाहता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे पहले से पता था कि ये केस शिवानी के लिए दिया गया है, इसलिए उसने हर मोमेंट पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया था और सारा गेम पहले से ही प्लान करके रखा था। वो चाहता था कि शिवानी की टीम में वो शामिल हो जाए ताकि उसे सारी चीजों का इंट्रोडक्शन मिल सके, और वो चाहता था कि शिवानी से पहले वो रोहानी तक पहुंच जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव थी और वो नहीं चाहता था कि शिवानी के हाथ वो लग जाए, जिससे उसका सारा गेम पहले से ही शिवानी को पता चल जाए। खैर, अब क्योंकि रोहानी मर चुकी थी तो शिवानी से केस वापस ले लिया जाता है। उसके ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि ये फाइल शाम तक मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। तभी फातिमा को एक लीड मिलती है कि पूजा नाम की एक छोटी बच्ची जयपुर के हाईवे से मिली है, और वो तुरंत शिवानी के साथ जयपुर के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पर शिवानी पूजा से मिलने हॉस्पिटल जाती है। बताती है कि जब ये बच्ची हमको मिली थी तो हमने स्टार्टिंग में फटीग और डिहाइड्रेशन का केस समझा था। सुबह जब नर्स इसके कपड़े बदल रही थी तो इसके प्राइवेट पार्ट में वॉश दिखे। तुरंत टेस्ट करवाया गया और पता चला कि ये सर्वाइकल कैंसर है। ये HPV इन्फेक्शन से होता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है। इतनी छोटी बच्ची में ऐसा होना बेहद असामान्य था, ना कभी देखा गया और ना ही कभी पढ़ा गया। ये सेक्सुअली असॉल्ट का केस भी नहीं है। तो बताती है कि इन्फेक्शन को कैंसर में बदलने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन ये बच्ची स्टेज 4 पर है और उसकी उम्र में इतनी तेजी क्यों हुई इसका हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। वो कहती है या तो ये वायरस का म्यूटेशन है या फिर इसे म्यूटेट किया गया है। डॉक्टर शिवानी से कहती है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद शिवानी उस बच्ची के पास जाती है और उसके सामने अम्मा का नाम लेती है। ये सुनकर बच्ची काफी ज्यादा डर जाती है। देन हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, इसमें हम देख पाते हैं जो भी बच्चियां पॉजिटिव होती थी वो ओनली इन 76 हावर्स के अंदर मारी जाती थी और अम्मा उन्हें जला दिया करती थी। केवल नेगेटिव बच्चियां ही उसके काम की होती थी। जब अम्मा और उसके लोग उन बच्चियों को मारने जा रहे थे तब ये बच्ची किसी तरीके से जान बचाकर वहां से निकल आती है। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अचानक उस बच्ची की नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। शिवानी बहुत दुखी हो जाती है और बच्चे की ड्राइंग को साथ लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में फातिमा और शिवानी जा रहे होते हैं। अचानक शिवानी बच्चे की ड्राइंग बुक को ध्यान से देखती है और बुक में उसे एक बिल्ली की फोटो दिखाई देती है, जो कि बच्ची ने बनाई थी। तभी शिवानी को उस फोटो को देखकर याद आता है कि उसने ये फोटो पहले तो कहीं देखी है, और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि ये बिल्ली तो रामानुज के ट्रस्ट के बाहर का आइकन था। और अब शिवानी को रामानुज पर शक होने लगता है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे रामानुज की असलियत समझ में आने लगती है। उसे पता चलता है कि जब रामानुज बहुत छोटा था उसे भी अम्मा के गैंग वाले उठाकर लाए थे। अम्मा उसके एक हाथ को काट देती है ताकि वो उसके लिए भीख मांगे, लेकिन रामानुज को बचपन से ही भीख मांगना पसंद नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा, चाहे वो कहीं से भी पैसे लेकर आए। और जब अम्मा उसे भीख मांगने के लिए भेजती है तो वो 7,000 रुपए चुरा कर लेकर आता है और वो अम्मा से कहता है कि वो भीख नहीं मांगेगा, चाहे वो पैसे कहीं से भी लाए। और धीरे धीरे हम देखते हैं अम्मा और रामानुज का रिश्ता मजबूत हो जाता है। अम्मा उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी और रामानुज भी उससे बहुत प्यार करता था। सीधा मतलब था अम्मा की कमजोरी रामानुज था और रामानुज की कमजोरी अम्मा थी। और ये सारी बातें शिवानी के सामने उसी आदमी ने बताई थी जिसने रामानुज को बचपन में अम्मा के लिए पकड़ कर लाया था, और ये आदमी पहले अम्मा के लिए ही काम करता था। शिवानी उस आदमी को थाने लेकर जाती है और कहती है उसे मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देनी होगी ताकि जो कुछ उसने बताया है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो सके। देन वो रामानुज के लिए कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे कुछ बच्चियों की टिप मिली है और वो उन्हें लेने के लिए जा रही है। और रामानुज के ट्रस्ट के बाहर से ही वो कॉल कर रही होती है। वो जानती थी कि रामानुज सीधा अम्मा के पास जाएगा और वास्तव में वही होता है। रामानुज अपनी जानकारी देने के लिए अम्मा के पास जाता है। शिवानी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। देन शिवानी उन दोनों को अच्छे से मारती है और दोनों को घसीटते हुए थाने लेकर आती है। यहाँ पर वो आदमी भी होता है जो मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने वाला था और वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब अम्मा और रामानुज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए डर के मारे वो ब्लेड से अपना हाथ काट लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और पूरा गेम पलट जाता है शिवानी के खिलाफ। उसका इकलौता गवाह मारा जा चुका था और इसी आधार पर रामानुज को छोड़ दिया जाता है एंड उसके सीनियर ऑफिसर शिवानी को सस्पेंड कर देते हैं। देन हम देखते हैं फातिमा चुपचाप रामानुज से मिलती है। रामानुज उसे कहता है कि अगर वो अम्मा को जेल से भगाने में मदद करेगी तो बदले में वो उसे बहुत रिस्पेक्ट और बहुत सारा पैसा देगा। फातिमा ये डील एक्सेप्ट कर लेती है और रात को अम्मा को लेकर जेल से भाग जाती है। और अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और जब शिवानी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उधर हम देखते हैं फातिमा, अम्मा और रामानुज एक कार्गो शिप में बैठकर सीधा श्रीलंका पहुंच जाते हैं और अब उन्हें किसी भी तरीके का कोई खौफ या डर नहीं था। रामानुज सीधा अम्मा और फातिमा को लेकर अपनी लैब में जाता है, जहां पर हम उन सारी बच्चियों को देख पाते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। एक्चुअली इस लैब में HPV वायरस पर रिसर्च चल रही थी। ये वही वायरस है जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर करता है। वैज्ञानिकों ने इसमें HPV का नया और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्जन HPV-X बनाया था। छोटी लड़कियों पर टेस्ट किया गया, उनकी बॉडी और हार्मोन्स को देखना जरूरी था। जब लड़कियों को HPV-X दिया गया तो 3 घंटे में टेस्ट किया गया उनकी बॉडी वायरस को पकड़ पा रही है या फिर नहीं। जिन लड़कियों की बॉडी ने वायरस को पकड़ लिया वो
पॉजिटिव थी और जिन लड़कियों की बॉडी ने वायरस को नहीं पकड़ा वो नेगेटिव थी। यानी कि नेगेटिव लड़कियां उनके काम की थी और पॉजिटिव लड़कियां या तो जिंदा ही नहीं रहती थी, और अगर वो जिंदा बच भी जाती तो 96 घंटों में उन्हें कैंसर हो जाता और वहीं पर उनकी मौत हो जाती। तो गाइस यहाँ पर मैं सीधा सीधा आप सभी के लिए बता देती हूँ, इस लैब के अंदर कैंसर को कुछ समय के लिए स्लो करने वाली दवा बनाई जा रही थी जो कि काफी महंगी थी। इसलिए वो 7 से 8 साल की लड़कियों को पकड़ते थे जिनके पीरियड्स नहीं आते थे और उनके अंदर वो कैंसर के वायरस को इंजेक्ट करते थे। कुछ लड़कियों की बॉडी कमजोर होती थी जिसके अंदर वो वायरस आसानी से फैल जाता था, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जिनकी बॉडी उस वायरस से लड़ जाती थी और उन्हें कैंसर नहीं होता था, और उन्हीं का इस्तेमाल करके वो एक ऐसी दवाई बना रहा था। हम देखते हैं उधर शिवानी भी चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। वो भले ही सस्पेंड हो गई थी लेकिन वो अम्मा को तो छोड़ने वाली नहीं थी और वो दोबारा से अपनी एक टीम बनाती है और सीधा श्रीलंका पहुंच जाती है। और अब अम्मा और फातिमा गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी शिवानी की टीम उन्हें घेर लेती है और अम्मा और फातिमा दोनों को पकड़ लेती है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राज सामने आता है। फातिमा असल में बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थी। उसने शिवानी के कहने पर ही अम्मा को जेल से भगाया ताकि वो रामानुज का विश्वास जीत सके, और जब शिवानी श्रीलंका पहुंची और अम्मा तक पहुंची, ये सब फातिमा की मदद और लोकेशन भेजने की वजह से हुआ। और अब अम्मा को तो शिवानी पकड़ लेती है और फातिमा खुद के हाथ में गोली मार लेती है और घायल होकर रामानुज के पास पहुंचती है और वो रामानुज को बताती है कि अम्मा अब शिवानी के हाथों में है। ये सुनकर रामानुज पूरी तरह बौखला जाता है और अब शिवानी सीधे रामानुज की लैब पहुंचती है। वो उससे डील करती है, तुम मुझे सारी लड़कियां दे दो और बदले में मैं तुम्हारी अम्मा को ले लो। रामानुज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वो इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ अम्मा शिवानी के हाथों से बचकर भागने की कोशिश करती है। शिवानी उसे रोकती है और सीधा शूट कर देती है और यहीं पर अम्मा की मौत हो जाती है। एंड अब शिवानी अम्मा को एक व्हील चेयर पर बिठाकर डील वाली जगह पर ले जाती है। रामानुज भी सारी लड़कियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। रामानुज कहता है मेरी अम्मा को क्या हुआ, जिस पर शिवानी कहती है कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मा बहुत बकबक कर रही थी इसीलिए मैंने उन्हें बेहोश कर दिया है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं रामानुज सभी लड़कियों के साथ साथ फातिमा को भी लेकर आया था। उसे पता चल चुका था कि फातिमा शिवानी से मिली हुई है, इसीलिए वो उसे काफी मारता पीटा है। उसका कहना था कि मैंने अपने अम्मा के चक्कर में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सोचा कि मेरी अम्मा की लोकेशन आखिर तुम्हें कैसे मिली और इसीलिए मैंने फातिमा को पकड़ लिया। खैर रामानुज कहता है पहले मेरी अम्मा को छोड़ो। शिवानी कहती है कि पहले लड़कियों को छोड़ो। देन हम देखते हैं शिवानी उसकी अम्मा को छोड़ देती है। रामानुज अपनी अम्मा के पास आता है और बात करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि अम्मा तो मरी हुई है और अम्मा की बॉडी पर शिवानी ने बम लगाया हुआ था और उसका ट्रिगर शिवानी के हाथ में था। शिवानी ट्रिगर दबा देती है, बम ब्लास्ट होता है, सारे के सारे गुंडे वहाँ पर मारे जाते हैं। देन सारी बच्चियों को सेफली बचा लिया जाता है और साथ में फातिमा को भी बचा लिया जाता है। और अब शिवानी रामानुज को पकड़ती है और काफी मारती है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारती, बल्कि वो उसके अंदर वही वाली दवाई को इंजेक्ट कर देती है जो वो बाकी बच्चियों के ऊपर टेस्ट किया करता था, यानी कैंसर वाली दवाई। और अब यहाँ पर हम देखते हैं रामानुज को कैंसर लग जाता है और बाद में ऑफिसर शिवानी से सॉरी बोलते हैं और उसे दोबारा ज्वाइनिंग मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रामानुज हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है, पूरी तरीके से कमजोर हो गया था, सूख गया था, सिर से बाल झड़ गए थे, बिल्कुल मरने की लायक कंडीशन में पहुंच चुका था और कैंसर से तड़प तड़प कर वहीं पर वो अपनी जान दे देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।